हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार कांस्टेबल 2023 के लिए एक मिनी सेशन लाया हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सतरिया किस राज्य की नृत्य है? सतरिया किस राज्य की नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सतरिया जो है असम की नृत्य है। ये एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि सतरिया किस राज्य की नृत्य है। मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट नृत्य के बारे में बताता हूँ, जैसे कथकली। कथकली जो है केरल की नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। मैं आपको जो भी इसके मैं डिटेल्स कर रहा हूँ, ये आपके बिहार कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप, मुझे उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपसे छूटने वाला नहीं है। मोहिनी अट्टम, यह नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि केरल से संबंधित है। यह नृत्य का संबंध जो है केरल से है। ओके, भरतनाट्यम, यह नृत्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि सतरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जिसका आंसर असम है। और इससे 4 रिलेटेड क्वेश्चन बताया। कथकली किस राज्य से है? केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए नंबर 24 अक्टूबर, बी 22 अक्टूबर, सी 22 दिसंबर और डी 11 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, जिससे शॉर्ट में यूएनओ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में मुख्य रूप से इसके 6 अंग हैं। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ के कितने अंग हैं,
तो यूएनओ के 6 अंग हैं। और भाषा यूएनओ की कितनी है? तो यूएनओ की टोटल 6 भाषा है, जिसमें 2 कार्यकारी भाषा है। 2 कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी 2 कार्यकारी भाषा। अन्य 4 भाषा चीनी, अरबी, स्पेनिश और रसियन। ओके, तो मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इस वजह से 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के 6 अंग हैं, ठीक है। यूएनओ के 6 अंग हैं। 6 अंग यहाँ पे मेंशन इस शॉर्ट सेशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं, फिर कभी देख लेंगे। इसकी भाषा टोटल 2 कार्यकारी भाषा है और अन्य 4 भाषा है, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रसियन। और इसकी कार्यकारी भाषा से एग्जाम में पूछ लिया जाता है अंग्रेजी और फ्रेंच है। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? ओके, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 20, 21, 22 और डी नंबर 24। तो क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आइए हम वो डिस्कस करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विधि की समझ समानता। विधि की समझ समानता। विधि की समझ समानता यानी विधि के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? तो धर्म, मूल, वंश, जाति, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है? आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, या किसी धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का संबंध, ठीक है, सरकारी नौकरी या कुछ आर्थिक नियोजन में समानता का अधिकार देता है। आर्थिक नियोजन में समानता का अधिकार देता है। आर्थिक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में हम लोग पढ़ते हैं क्या, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। हम लोग कुछ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं कि वो नीची जात का है उसमें नहीं सर सकते हैं, तो उसके ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17 के अंतर। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कोई भी अपने नाम के पीछे कुछ ऐसा उपाधि नहीं लगा सकता है बिना सरकार की इजाज़त का जो वो गैरकानूनी हो। अनुच्छेद 19 ये ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए, ये अनुच्छेद VBI है, अनुच्छेद 19। इसमें आपको वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी में आती है, प्रेस की स्वतंत्रता। ओके। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 का संबंध दोष सिद्धिकरण के संबंध में, दोष सिद्धिकरण, जैसे आपको खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलाया जा सकता है कोर्ट में। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 मैंने यह मेंशन कर दिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ विशेष दशा में गिरफ्तारी निषेध। जैसे क्या आपको जब पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो ये पूछने का अधिकार है कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 22, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ विशेष दशा में गिरफ्तारी निषेध। अब दो और इम्पोर्टेंट है वो भी मैं देख लेता हूँ। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 का संबंध है क्या कि मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम, मानव का दुर्व्यापार एंड बालाश्रम। देखिए, मानव का दुर्व्यापार यानी मानव का तस्करी आप नहीं कर सकते हैं, और बालाश्रम, बालाश्रम यानी बलपूर्वक उससे कार बिना पैसा का, बेगारी यानी बिना पैसा का उससे काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 का संबंध कल कारखाना में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यस्थल में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। चलिए आइए, हम आपको अगर यहाँ पे समय नहीं मिले तो आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं वापस से। हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ वो VBI बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में अक्सर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन देखता हूँ। सिंधु, बी सतलज,
सी व्यास, डी रावी। तो आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे, इसका आंसर, करेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता एक्चुअल में सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों है? क्योंकि ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे थी, इस कारण से इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता है। जिसे कांस्य युग, जो कि कांस्य युगनी थी, कांस्य युगीन थी, इसको अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल ये हड़प्पा था, इस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। कब? 1921 को किए थे। ठीक है, जो कि कहाँ पे अभी ये हड़प्पा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला। ओके, आइए, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, में विटामिन डी, सी नंबर विटामिन के, और डी नंबर विटामिन ई। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। रक्त का थक्का जमना जो है विटामिन के कारण होता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा नहीं रहेगी तो आपका जब ब्लड बहता है उसका थक्का नहीं होगा तो ब्लड बहता ही रह जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का होता है। ओके, विटामिन सी में मसूड़ों में दर्द, पायरिया, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से कुछ मतलब जनरली चर्म रोग वगैरह, नपुंसकता जो होती है वो विटामिन ई के कारण होती है। और विटामिन ए के कारण कौन सी रोग होती है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। ओके, अब विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होते हैं? तो रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चूँकि टाइम तेज़ी से खींचा रहा है इस वजह से मुझे जल्द थोड़ा खींचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो,
मिंटो और डी लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्होंने 1911 में, कब किया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया। तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ओके, किस गवर्नर जनरल के टाइम में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ये घोषणा हुई, लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905, कर्जन के ही टाइम में 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया। आपसे घोषणा अगर पूछेगा तो 20 जुलाई 1905, और कब से लागू हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905। इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक मनाया गया, इस कारण से शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी तो उसके विरोध में ठीक है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, प्रभाव में ये इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल विभाजन पूरी तरह से लागू कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 को। जब 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जब ये रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को, उस समय ही दिसंबर से जनवरी माह के ड्यूरिंग में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दी गई, जिसकी घोषणा 1911 में हुई थी, और 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ओके, बिहार में कांग्रेस का पहला प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बांकीपुर, बी भागलपुर, सी गया, डी मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? वो बांकीपुर, ये बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना के करीब है। तो कब हुआ था? 1911 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में 1911 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के? अंबिका चरण मजूमदार। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1911 नहीं बल्कि 1912 था। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ये कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन था 1912 में अंबिका चरण मजूमदार। ओके, इसके लिए मैं सॉरी, बार बार मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये 1911 नहीं बल्कि 1912 में अंबिका चरण मजूमदार। ओके, बांकीपुर में 1922 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। चित्तरंजन दास। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए भी आई है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, उसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। तो
बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। अगर आपसे डीपली अगर कोई पूछे कि एक्चुअल में बिहार में उस समय कितनी अधिवेशन हुई थी, तो 3 अधिवेशन हुई थी, लेकिन लोगों को 2 ही पता है, तीसरे के बारे में सोचते नहीं हैं। 1940 में एक अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, जो कि उस समय बिहार का पार्ट था। आज वो झारखंड में पड़ता है, लेकिन 2000 के पहले वो कहाँ था? बिहार में था। तो इस कारण बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ है, जिसमें से 1912, 1922, 1940 ये प्रॉपर आज के बिहार में है, गया और बांकीपुर, और ये रामगढ़ आज झारखंड में पड़ता, लेकिन उस टाइम के दौरान ये बिहार में था। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है ना, शायद मिस्टेक से 7वां लिखाया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कार्डमम की पहाड़ी, बी अनाईमुडी, सी दोदा बेटा, डी महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दक्षिण भारत में ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ओके, इस एरिया में केरल में पड़ता है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ओके, केरल में। ओके, उसके बाद तमिलनाडु में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी बोला जाता है, नीलगिरी। और नीलगिरी में ही सबसे ऊंची दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेकेंड बड़ी चोटी दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की सेकेंड बड़ी चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। आपके नाम में भी लिखा है 2 यानी दूसरा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी या चोटी कौन सी है, दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम, तो इधर है ये कार्डमम की पहाड़ी, सबसे दक्षिण चोटी। तो कार्डमम की पहाड़ी। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी बाणभट्ट, सी कालिदास और डी भवभूति। तो देखिए, इससे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आप नर्वस हो जाइएगा। ठीक है, आज मैं इसको क्लियर कराता हूँ। देखिए, हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा, ये हर्षचरित और कादम्बरी, क्योंकि हर्ष ने अपनी चरित्र खुद नहीं लिखी है। ठीक है, हर्ष ने अपनी चरित्र खुद नहीं लिखा है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा? बाणभट्ट, क्योंकि हर्ष ने अपनी जीवनी खुद नहीं लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट और कादम्बरी के भी लेखक कौन है? बाणभट्ट। ओके, उसके बाद देखिए, हर्षचरित कादम्बरी हो गया। 3 और पुस्तकें हैं। ओके, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों पुस्तकों के लेखक खुद हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन। आप अक्सर एग्जाम में इस 5 पुस्तक में कंफ्यूज हो जाएंगे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके लेखक हर्षवर्धन, जबकि हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट लिखा। हर्ष ने अपनी जीवनी को खुद नहीं लिखा, उसकी जीवनी को उसके बारे में बाणभट्ट ने लिखा, उसका दरबारी कवि था। ओके, ये 5 पुस्तक आपको याद रखनी है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट लिखा, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट, जबकि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका खुद हर्षवर्धन ने लिखे। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। आज फर्स्ट डे है सेशन 1 का। ठीक है, सेट 1 का फर्स्ट डे है, तो थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैं परफेक्ट टाइम में कोशिश करूँगा बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, संसद के कोरम के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? नंबर ए 1/10, नंबर बी 1/20, नंबर सी 1/33 और नंबर डी 1/30। तो संसदीय कोरम के लिए 1/3 कर देता, 3। संसदीय कोरम के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 1/10। संसद बोले तो संसद का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो 3 चीज़ से। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ओके, संसद एक्चुअल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के, संसद में 3 चीज़ शामिल होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब राज्यसभा की बैठक होती है तो राज्यसभा की बैठक के लिए 1/10, ओके, और लोकसभा की जब बैठक होती है उसके लिए 1/10 सदस्य का प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। ओके, अब संसद भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 79 में संसद 80, अनुच्छेद 80, राज्यसभा अनुच्छेद 81, लोकसभा। ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद कितने में? 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80। मैं आपको कुछ और भी डिस्कस कराता, बट टाइम कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट डे मैं जब भी एक शॉर्ट सेशन लेना चाहूँगा जिसमें मैं आपको अति महत्वपूर्ण डीपली क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊँगा। चलिए, ओके। नेक्स्ट
अगले दिन मिलते हैं सेट 2 के साथ। ओके, थैंक यू।